तो कल हमने बेटा स्ट्रेस की बात कर ली थी। आज हम थोड़ी कहानी आगे लेके चलते हैं और स्ट्रेस को थोड़ा मैथमेटिकली और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दोनों के बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है। तो इसके आगे की बात करते हैं। देखो जरा, एक छोटी सी बात सबसे पहले, वो क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी पर एवरेज स्ट्रेस की बात करूं, किसकी बात करूं, एवरेज स्ट्रेस की बात करूं, तो एवरेज स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि बॉडी के किसी एक क्रॉस सेक्शन पे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक, तो अगर मैं नॉर्मली सीधे स्ट्रेस की बात कर लेता हूं तो स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एफ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज फोर्स कितनी लग रही है उसके ऊपर। और अगर स्ट्रेस, दिस इज एवरेज स्ट्रेस, और अगर इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस हो, स्ट्रेस एट अ पॉइंट अगर आपको निकालना हो, कोई बता सकता है क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। नहीं बेटा, बस लिमिट तुम कह ठीक ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। बस लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, ऐसा हमने सीखा था पहले चैप्टर में, और ये फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए, है ना, ये बन जाएगा, है ना। तो इस चीज को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी एफ अपॉन डी ए। तो ये स्ट्रेस एट अ पॉइंट के लिए फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे लिए, वो एवरेज स्ट्रेस, एंड दिस इज फॉर अ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, अगर हमने एरिया के वैल्यू को बिल्कुल ही कम कर दिया। ठीक, अच्छा, ओके। सर अब इसमें हम टाइप्स, डेल्टा ए जीरो के अलावा और भी कुछ हो सकता है? मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाया, फिर से बोलना बेटा। डेल्टा ए, सर डेल्टा ए जीरो के बजाय और भी कुछ हो सकता है? नहीं, डेल्टा ए 0 के कभी कुछ नहीं होता। एवरेज को जब भी हम इंस्टेंटेनियस बनाते हैं तो हमेशा लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखने आते हैं। ये लिखने का तरीका कैलकुलस का तरीका हमने काइनेमेटिक्स के पहले चैप्टर में सीखा हुआ है, बहुत पुरानी बात है। जब हमने एवरेज वेलोसिटी सीखी थी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम होता था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता था, दैट वाज द एवरेज। उसमें अगर इंस्टेंटेनियस लगाना हो तो हम आगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा देते थे और वो इंस्टेंटेनियस बन जाता था। ये लिखने का तरीका होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। इस चैप्टर के असाइनमेंट भी आके ले जाना भाई, इस चैप्टर के असाइनमेंट भी आके ले जाना थ्योरी पढ़ने के लिए, ठीक है। और इस वीक में एक रोटेशन की कंपटीशन क्लास भी रखूंगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। पहला आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। क्या नाम है यार, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। और इसी नॉर्मल स्ट्रेस को, जो अभी पहले नॉर्मल कहते हैं, फिर हम इसको आगे फर्दर रीडिफाइन करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस, नाम से क्या पता चल रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा हो, है ना, या एक्सियल ऑफ द स्ट्रेस पे लग रहा हो, तो उसको हम कहेंगे इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस कहने का मतलब क्या होगा कि अगर जो बॉडी पर फोर्स लग रही है वो फोर्स कैसे लग रही है बेटा, परपेंडिकुलर टू द बॉडी लग रही है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, लिखने के बजाय अगर तुम्हें किसी एग्जांपल की हेल्प समझाया तो तुम ज्यादा सा समझोगे। मान लो ये कोई एक सिलिंड्रिकल बॉडी है और इस सिलिंड्रिकल बॉडी पर आप इधर से एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो। एक मिनट होल्ड करना बेटा, जैसे हाँ जी बेटा। तो ये अगर अपने पास बॉडी है, मेरी आवाज आ रही है? तो इसमें हाँ जी, अगर आपने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दी, दोनों साइड से आपने ऐसे करके दोनों साइड से फोर्स लगा दी, तो हम कहेंगे कि आपने इसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस लगाया है।
क्योंकि जो ये बॉडी का एरिया है, दिस इज द एरिया, ये एरिया वाला सेक्शन है अपना, है ना, और इस एरिया वाले सेक्शन पे जो फोर्स है वो फोर्स कैसे लग रही है, देखो जो बेटा परपेंडिकुलर लग रही है फोर्स, तो ये इसका नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, मान लो यही बॉडी होती और इस बॉडी पर आप ऐसे फोर्स लगा देते तो भी ये नॉर्मल स्ट्रेस ही कहलाता। ये दोनों ही तरीके नॉर्मल स्ट्रेस के हैं। ये अलग बात है कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो और नीचे वाले एग्जाम्पल में आप इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हो, पर दोनों ही केसेस में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स बॉडी पे परपेंडिकुलरली लग रही है। क्या डायग्राम से बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, सो इसको मैं कह सकता हूं कि इफ restoring force developed, जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। इफ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड is perpendicular to the cross sectional area अब जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने यहाँ पे चूज किया है, दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, और इसी को दूसरे लैंग्वेज में लॉन्गी, या इसको दूसरा नाम है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। कृति लेट आए हो बेटा क्लास में आप लोग, ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? बढ़िया, अति उत्तम। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं यार। पहला कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। हो सकता है आप शायद समझ भी गए होंगे दोनों को। क्या समझ गए हो दोनों को नाम से ही? ये जो ऊपर में तुमने ये एग्जाम्पल ए रखा है और ये एग्जाम्पल बी है, एग्जाम्पल ए तुम्हें देख के क्या लगता है, टेंसाइल स्ट्रेस होगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा? सर कंप्रेसिव। कंप्रेसिव। और जो बी है वो कौन सा एग्जाम्पल हो गया होगा? टेंसाइल। तो टेंसाइल स्ट्रेस में बॉडी की लेंथ इंक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है? इंक्रीज। और कंप्रेसिव में हम बॉडी की लेंथ को डिक्रीज करना चाहेंगे, ऐसा ही होगा? यस सर। तो हम तुम सिंपली कह सकते हो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यस सर। बात हो गई, ठीक है। तो ऊपर से ही दोनों एग्जांपल्स क्लियर हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस में मैं लिख देता हूं, देयर इज एक्सटेंशन इन द बॉडी, एक्सटेंशन इन द बॉडी। एक लाइन से काम चला दिया मैंने। अरे यार खींचोगे तो बॉडी लंबी होगी। और इसमें क्या लिख दूं कंप्रेसिव में? कंप्रेशन इन द बॉडी और डिक्रीज इन द लेंथ। ऊपर एक्सटेंशन लिखा है तो कंप्रेशन लिख देता हूं, कंप्रेशन इन द बॉडी। क्या मैं दोनों बात को समझाने में पूरी तरह से कामयाब रहा हूं? आपको अब तक दोनों बातें प्रॉपरली पहुंच गई है? यस। मैं आपको एक Yes, और sir. डायग्रामेटिक हेल्प से इस चीज को समझा देता हूँ, एक और डायग्रामेटिक तरीके से इस चीज को और आपको एक बार समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल लेके मैं पूरी तरह से इसको समझा देता हूँ। मान लो मैंने कोई एक किसी भी शेप की बॉडी ले ली, आपके मन में सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी बैठ ना जाए कहीं पर, तो मैंने ऐसा एक कोई दूसरी शेप की बॉडी ले ली, ऐसा ले लिया कुछ। यार बॉडी ऐसी भी हो सकती है, कुछ हो सकती नहीं हो सकती? यस बिल्कुल हो सर। सकती है। अच्छा, इस बॉडी पर मैंने एक फोर्स इधर लगा दी है और एक फोर्स इधर लगा दी है, तो ये बॉडी को मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे लेके जा रहा हूं या कंप्रेसिव स्ट्रेस पे लेके जा रहा हूं?
सर बनारस लॉन्गिट्यूडनल। तुम्हारा नंबर मैं ग्रुप में उस दिन ऐड करूंगा जिस दिन तुम क्लास में टाइम पर आया करोगे। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरी 5 o'clock तक एक और क्लास होती है। आप सर को बोलो, मैं सेशन के शुरू से लेके आज तक मैंने कभी अपना टाइम नहीं चेंज किया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए थी कि मेरे 4:45 पे फिजिक्स की क्लास शुरू होती है, तो आपको पहले ध्यान रखनी चाहिए इस चीज के बारे में। आप इस चीज के बारे में अपने कंसर्न टीचर से जरूर बात करो। मैं कभी टाइम इसलिए फ्लक्चुएट नहीं करता, किसी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना दूसरे टीचर को परेशानी होनी चाहिए। हाँ जी चलो बोलो बेटा क्या सीन है फिर। तो एक फोर्स इधर लग गई, एक फोर्स इधर लग गई, तो ये कैसा कैसा स्ट्रेस लग रहा होगा? सर लॉन्गिट्यूडनल। टेंसाइल। लॉन्गिट्यूडनल तो है ही, लॉन्गिट्यूडनल में कौन सा ये टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा? टेंसाइल। सर टेंसाइल। टेंसाइल होगा, है ना। अगर मैं इसी बॉडी को ऐसे बीच से अपने मन से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड अगर कर दूं, मान लो इस बॉडी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इधर वाले पार्ट का नाम पार्ट ए रख दिया, इधर वाले पार्ट का नाम पार्ट बी रख दिया, तो अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी को अलग अलग करके देखोगे तो कैसा दिखेगा वो जरा दिखाता हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास ये रहा तुम्हारा वो पार्ट ए वाला पोर्शन जो ऊपर में था, ठीक है। और इस पार्ट ए वाले पोर्शन पे अब कैसे फोर्स लग रही होगी, बिकॉज आप दोनों साइड से खींच रहे हो, तो ये पार्ट ए पे इधर एक फोर्स लग रही होगी और अंदर में इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ये एक फोर्स इधर लग रही होगी। ये वाली फोर्स तो फोर्स अप्लाइड है यार, दिस इज फोर्स अप्लाइड, दिस इज ऑल्सो फोर्स अप्लाइड। आपको थोड़ी अंदर की स्टोरी भी समझाता हूं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। तो दिस इज नाउ अगेन फोर्स अप्लाइड। क्या मैंने ए पार्ट के यहाँ पे जो फोर्स बनाई है, क्या ये भी फोर्स अप्लाइड वाली फोर्स है? नो सर। No, sir. ये फोर्स कहां से आ गई यार? Intermolecular. यस, इसके इंटरमोलिकुलर की वजह से ये एक फोर्स यहाँ पर अपीयर हो गई। अब साफ साफ दिख रहा है कि जो ए है वो क्या होना चाह रहा है, ए क्या होना चाह रहा है, बड़ा होना चाह रहा है, छोटा होना चाह रहा है? बड़ा होना चाह रहा है ना। तो ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, तो ओवरऑल बॉडी भी बड़ी होगी। आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये बी में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बी का एग्जांपल भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बी के केस में भी एक फोर्स इधर होगी और एक फोर्स इधर होगी, इधर वाली फोर्स अप्लाइड होगी और वो इंटरमोलिकुलर होगी। आप चैप्टर अच्छे समझते हुए आगे बढ़ रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, अगर यही चीज मैं कंप्रेसिव में रखूं तब भी ऐसा होता होगा क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स से लगता होगा? एक बात मैं फिर से यहाँ पे छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि ये जो फोर्स डेवलप हुआ ना, ये जो फोर्स डेवलप हुआ, इसकी वजह से दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। समझ लो पूरी बात। अब देखो जरा डेफिनेशन के साथ पढ़ो। इफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब इस एग्जांपल के साथ और डेफिनेशन दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्ली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सही है मेरी बात पूरी तरह से? Yes, sir. ठीक, एक एग्जांपल में और ले लेता हूं बेटा। दूसरे एग्जांपल में मैं क्या करूंगा, दूसरे एग्जांपल में मैं ऐसी ही एक बॉडी फिर से ले लेता हूं। थोड़ी सी टेढ़ी बन गई बॉडी, थोड़ी शेप में बना देता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ऐसे कुछ कर दे, ऐसा कुछ कर दिया। और अब इसके ऊपर मैं कंप्रेसिव वाला तरीका लगा रहा हूँ। तो एक फोर्स मैंने इधर लगा दी और एक फोर्स मैंने इधर लगा दी, और फिर इसको मैंने बीच से दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, और इधर वाला हिस्सा ए कहलाया और इधर वाला हिस्सा बी कहलाया। अगर मैं ए हिस्से की केवल बात करना चाहूं तो ये मैंने अकेला ए हिस्सा यहाँ पे बना दिया, और ए हिस्से पर एक फोर्स इधर लग रही है, तो ये तो फोर्स अप्लाइड है भाई साहब, दिस इज फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, ए इतना नहीं लिखूंगा बार बार, फोर्स अप्लाइड। अब भाई अंदर वाले हिस्से में फोर्स किधर लग रही होगी, बिकॉज दोनों साइड से दबा रहा होगा, तो इसका मॉलिक्यूल भी इसको इधर से क्या करेगा बेटा, दबाना शुरू करेगा। तो इधर जो फोर्स डेवलप होगी क्या वो इधर होगी? ये यस मेरा सर। एक Yes, sir. बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बी को भी बना दूं केवल जस्ट फॉर कंफर्मेशन की बी पे भी ये चीज लग रही होगी, तो बी पे ये इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड दिस इज माय फोर्स अप्लाइड, एफ ए, और इसकी वजह से ये
ए भी छोटा होना चाहेगा, ए भी बेचारा दब रहा है, बी भी दब रहा है, तो ये कैसा स्ट्रेस होगा इसके अंदर डेवलप भाई? कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा या टेंसाइल स्ट्रेस होगा? सर कंप्रेसिव। Stress. ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो तुम किसी बेंच के ऊपर जाके एक मेटल का बेंच रखा हुआ है कहीं पे छोटा सा, उसके ऊपर तुम जाके बैठ गए, तो उस बेंच के ऊपर तुमने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया या टेंसाइल स्ट्रेस लगाया या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया? सर कंप्रेसिव। बढ़िया बात। तुम कभी कभी हाथों से ही, गर्दन से नहीं, कभी कभी जीवन से दुखी होके अपने घर में एक रस्सी को पकड़ के बस नीचे झूल गए, हाथों से, पैरों मतलब गर्दन से नहीं, हाथों से ही झूलना है, इतना डिप्रेस नहीं होना। तो उस रस्सी के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही होगी, उस स्ट्रिंग के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही होगी, वो टेंसाइल होगी या कंप्रेसिव होगी? टेंस। अगर रस्सी टूट जाएगी तो क्या कह लेंगे उसको हम, कि भाई जो रस्सी के ऊपर लोड लग रहा था, इट वाज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। क्या कहेंगे? रस्सी पे जो लोड था, इट वाज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, है ना? कोई मेरे जैसा आदमी किसी पतली से रस्सी से लटक जाएगा तो रस्सी शहीद हो जाएगी। तो वहां पर रस्सी मेरे फोर्स को झेल नहीं पाई, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ने मेरे को सस्टेन नहीं कर सका और वो पूरी तरह से टूट गया। तो वहां कहेंगे बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, एंड दैट इज नोन एज परमानेंट डिफॉर्मेशन। उसी को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर रस्सी मेरे स्ट्रेस को झेल गई, तो जो रस्सी के अंदर स्ट्रेस लग रहा होगा वो कैसा स्ट्रेस होगा? वो कैसा स्ट्रेस होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और एक और स्ट्रेस की अब बात करते हैं। हमने दो स्ट्रेस की बात कर ली। वन मोर टाइप ऑफ स्ट्रेस इज देयर। ऊपर से नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखता हूं। पहला हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप, ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो स्ट्रेस है, दूसरे स्ट्रेस का नाम है सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। उसका नाम है बेटा शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये बड़े ध्यान से समझना जरा। ये मेरे सामने हो तो थोड़े मैं 1 मिनट में समझा देता, शायद मेरे सामने नहीं होने की वजह से तुमको फिर भी समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर थोड़ी दिक्कत आई तो मिल लेना मेरे को कल आके फिर सेंटर पे एक बार। सर शियरिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट, यार देखो मैं कितना नालायक हो चुका हूँ, मैंने दोनों बार शियरिंग स्ट्रेस लिख दिया है, संगत का असर हो गया। और दूसरा टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक हो गया शियरिंग स्ट्रेस और दूसरा क्या हो गया बेटा? टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे टेंजेंशियली लग रही है कि वो बॉडी के शेप को चेंज करे, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहेंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, जैसे 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 एग्जांपल के लिए समझाता हूं, एग्जांपल के लिए समझाता हूं। मान लो ये एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, और तुम यार इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, इधर लगा सकते हैं ऐसे फोर्स यार, ऐसे हाथों से इसको ऐसे आगे करने की कोशिश करो, कर सकते हैं यार? तुमने कभी देखा है? तुम्हारी एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुमको देता हूं, जो तुम्हारे आसपास रोज होती है, वो होती है तुम्हारी बुक। तुम्हारी बुक होती है ना, तुम अपनी एक मोटी सी बुक ले लो और मोटी सी बुक से अपने हाथों से ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाओ, क्या बुक थोड़ी सी आगे नहीं चली जाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा बेटा कि ये जो सिलेंडर भाई साहब थे, इसके नीचे का बेस फिक्स रहेगा और ये वाला आर्म थोड़ा सा इधर और ये वाला आर्म भी थोड़ा सा इधर, और इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी? क्या ऐसा होगा? Yes, sir. इस फोर्स की वजह से ये जो स्ट्रेस इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है ना, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। इसका अच्छा एग्जांपल एक और वो भी है जो मैंने बार बार कल बताया था। क्या बताया था? जैसे आपके हाथों को अगर मरोड़ दिया जाए, है ना, मरोड़ना समझते हो? जैसे कपड़े को निचोड़ते समय, कपड़े को निचोड़ना समझते हो ना? पानी में डाल के दोनों हाथों से पकड़ के जब हम कपड़े को निचोड़ रहे होते हैं, कपड़े का निचोड़ना भी किसका एग्जाम्पल है? कपड़े को निचोड़ना भी किसका एग्जाम्पल है? शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना? तो दिस इज व्हाट टेंजेंशियल स्ट्रेस इज। फॉर्मूला अभी भी फोर्स अपॉन एरिया ही होगा और ऐसा यूनिट भी सेम रहेगी क्योंकि ये स्ट्रेस ही है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
So when a deforming force acting tangentially to the surface of a body produces a change in the shape of the body without any change in volume the stress setup is known as टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस सेटअप होगा उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की जगह क्या लिखोगे बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। बाकी सारी कहानी वही सेम रहेगी। बोलो बेटा, बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको दोनों स्ट्रेस को मिक्स करके एक चीज समझा देता हूं और बात क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे मन में आएगा क्या सर किसी समय, अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी पे एक ही टाइम पे नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों लग रहा हो? किसी बॉडी के एक टाइम पे टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों एक ही टाइम पे लग रहा हो? सर लग सकता है। कैसे? कैसे बताओ? हाउ? गिव मी सम एग्जांपल। सर जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप फोर्स लगा रहे हो तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तब उसके बाद वहां पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो टेंजेंशियल लग ही रहा है भाई साहब, ये दिस इज ऑलरेडी टेंजेंशियल अनमोल। मैं कोई एग्जांपल दूं? यस सर। चलो देखो, बेसिक चीज में तो फिर तुम थोड़ा सा फंस गए। मान लो कोई एक ऐसी बॉडी है, बॉडी हमेशा डिफाइन शेप की तो नहीं हो सकती, तुम्हारे मेरे जैसे भी हो सकती है, आलू जैसे भी बॉडी हो सकती है। मान लो ऐसी कोई बॉडी है, पहले डिफाइन शेप में दे देता हूँ ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन थोड़ी कम हो। पहला एग्जांपल नॉन डिफाइंड शेप, तो तुम तो मेरे को कहोगे सर पहले ऐसे एग्जांपल देना चाहिए था। जैसे एग्जांपल पे हम काम कर रहे थे वैसे एग्जांपल पे काम करते हैं। ऐसी शेप ऑफ बॉडी देखी हुई है सबने? सबने देखी हुई है यार। अगर यार मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा दूं, समझ गए क्या मैं क्या करना चाह रहा हूं? मेरी चालाकी समझे? तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा यार, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। अरे समझे नहीं समझे यार? यस से सर। दिस Yes, फोर्स sir. इज डेल्टा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इस बॉडी पे ये हो जाएगा डेल्टा एफ का टेंजेंशियल, और ये हो जाएगा डेल्टा एफ का नॉर्मल कंपोनेंट। यार मैंने डेल्टा एफ के दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, एक साफ साफ दिख रहा है क्या हो गया? नॉर्मल, और दूसरा क्या हो गया? टेंजेंशियल। ठीक है, सो अगर किसी बॉडी पर फोर्स ऐसे लग रही हो और आपको यहां पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो, तो तुम क्या करो? तुम फोर्सेस को नॉर्मल और टेंजेंशियल में डिवाइड कर दो क्रॉस सेक्शन के लिए। और इस बॉडी के लिए अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस लिखोगे
तो इस बॉडी के लिए नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स डेल्टा फोर्स नॉर्मल अपॉन ए, बोलो हाँ या ना यार। और टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा एफ टी अपॉन ए। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है? Yes. है ना? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी आप ऐसे मेथड को यूज करोगे तो आपको एवरेज फोर्स की वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है ना? दिस मेथड डज नॉट गिव द स्ट्रेस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन बट गिव्स द एवरेज स्ट्रेस, है ना? ओके, लेकिन अगर स्ट्रेस कांस्टेंट हो तो वो इस चीज को दे सकता है, ठीक है? चलो यार, तो ये एक बात हो गई। शियरिंग स्ट्रेस के कुछ और एग्जांपल्स तुमको मैं अगर बोलना चाहूं तो कहीं भी जहां भी आप ट्विस्टिंग कर रहे होते हो वहां भी शियरिंग स्ट्रेस लग रहा होता है। जहां कहीं भी आप अपने बुक को, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो भी शियरिंग स्ट्रेस का एग्जांपल है। These all are the examples of shearing stress. तो क्या स्ट्रेस और स्ट्रेस के हर एक टाइप का एग्जांपल के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी हो गई? तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले जल्दी से फटाफट देख लेते हैं स्ट्रेस का मतलब क्या है। फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है बेटा? बेसिकली मोटे मोटे तौर पे स्ट्रेस कितने टाइप का होता है? स्ट्रेस दो टाइप का। कौन कौन सा? एक नॉर्मल और दूसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल स्ट्रेस को हमने फर्दर कितने टाइप में डिवाइड किया था? दो। कौन कौन सा? टेंसाइल और कंप्रेसिव। और जो शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो आप समझ चुके हो। जब भी आप किसी बॉडी को ऐसे ट्विस्ट या बेंड करना चाहते हो और उस समय जो उस बॉडी पे स्ट्रेस लग रहा होता है उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते होते हैं। बोलो पूरी बात क्लियर बेटा? Yes, sir. और अब एक नया टर्म, आपने भी ये नाम पहले फिर सुन रखा है और डायमेंशनल फॉर्मूला में ही सुना था और तब काफी परेशान थे सर, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस तो हमने पूरी तरह से सीख लिया, स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेसिकली स्ट्रेस का इफेक्ट है। भाई तुम किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे, बॉडी की शेप सेम रहेगी, चेंज हो जाएगी। ध्यान रहे, बार बार मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इसके पहले वाली जो हम न्यूटन फिजिक्स पढ़ रहे थे, न्यूटन की फिजिक्स पढ़ रहे थे, वहां पर फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन था। यहां पे फोर्स की वजह से बॉडी में क्या है बेटा? डिफॉर्मेशन, है ना? यहाँ पे फोर्स की वजह से बॉडी में क्या है? डिफॉर्मेशन। यहाँ पर हम फोर्स लगा के बॉडी को एक्सिलरेट या डी एक्सिलरेट नहीं कर रहे, यहाँ पर हम फोर्स लगा के बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेन की बात अगर करें तो अगर तुम किसी भी बॉडी पर एक फोर्स लगाओगे जिस फोर्स से तुम्हारी टेंडेंसी है कि बॉडी की शेप को चेंज किया जाए, तो क्या बॉडी की शेप वही रहेगी या डिफॉर्म हो जाएगी? बोलो बेटा, बॉडी की शेप वही रहेगी या डिफॉर्म हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है ना? सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूं अगर तुम किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स को लगाने की वजह से बॉडी की शेप वही रहेगी या डिफॉर्म हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म हो जाएगी। तो बॉडी की कितनी शेप चेंज हुई विथ रेस्पेक्ट टू अपना ओरिजिनल शेप, इसी चीज की रेशियो को हम स्ट्रेन कहते होते हैं। ठीक है, किस चीज को हम स्ट्रेन कहते हैं? कि भाई बॉडी पर आपने फोर्स लगाई, उस फोर्स लगाने से बॉडी की शेप चेंज हो गई, तो कितनी चेंज हुई अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में, इसी चीज को हम स्ट्रेन कहते होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख देता हूं। तो स्ट्रेन को मैं क्या कह सकता हूं कॉमन लैंग्वेज में? कि इट इज अ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। भाई स्ट्रेन खुद से तो नहीं होगा ना। मान लो तुम्हारे सामने एक पेन रखा हुआ है, ये पेन की खुद से शेप चेंज हो जाएगी क्या? नो सर। आप फोर्स लगाओगे तभी होगी। आप कहोगे पेन को भाई तू अपनी शेप बदल ले, नहीं होगा। तुम्हें पकड़ के उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। जब तुम उसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तभी उसकी शेप चेंज होगी। तो कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन इज अ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। एंड व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेन इज? तो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स
when a deforming force is applied on a body, there is a change in the configuration of body. There is a change in the configuration of body, है ना? जब फोर्स लगाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना? सो दिस रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ratio of change in configuration to the original configuration of the body is called strain. ठीक है, इसको हम स्ट्रेन कहेंगे कि भाई कितना चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैथमेटिकली भी आप इसको लिख सकते हो स्ट्रेन। मैं इसको ई से डिनोट कर रहा हूँ, नॉर्मली आप इसको स्ट्रेन लिखा जाता है, अलग अलग बुक ने अलग अलग तरीके से इसको डिनोट किया हुआ है। दिस इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके भी अलग अलग टाइप होंगे यार, ठीक है, इसको भी हमने अलग अलग टाइप में डिफाइन किया हुआ है, तो अलग अलग टाइप्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। और सर ये भी एक मिनट ऊपर कर दूं। हाँ जी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। The first one is my longitudinal strain। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या हो गया मेरे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। अगर स्ट्रेन अलोंग द लेंथ लगेगी तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही कहेंगे। जैसे जो स्ट्रेस टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों की वजह से बॉडी की लेंथ ही चेंज हो रही थी, मैं चेंज इन लेंथ बोल रहा हूं, चेंज मतलब इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोल रहा, है ना। देयर शुड बी चेंज इन द लेंथ, या तो वो इंक्रीज हो सकती है या फिर वो डिक्रीज हो सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज माय डेल्टा एल अपॉन एल, है ना, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर है? ठीक है, तो ये जो भी मेजर करेगा ये हमेशा एवरेज स्ट्रेन के वैल्यू को ही मेजर करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन कहीं पे देखना चाहोगे, ठीक है, तो मैं पहले इसको बात इसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें इसमें मेंशन कर देता हूं। ये बात याद रखना कि न्यूमेरिकल में कई बार ये चीज यूज होती है। एक बात कि दिस एक्सप्रेशन या दिस एक्सप्रेशन measures only the average value of strain, only the average value of strain। ये एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन को ही मेजर करेगा, ठीक है।
ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मेजर नहीं करेगा। अगर आपने इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन मेजर करना है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे कितनी चेंज हुई, ठीक है, तो स्ट्रेन एट एनी पोजीशन का एक्सप्रेशन होगा स्ट्रेन एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे अगर आपने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल, डी एल बाय डी एल। यहाँ पे डेल्टा एक्स इज द डिफरेंशियल इलोंगेशन इन द डिफरेंशियल लेंथ डी एल होगा, है ना। डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशियल इलोंगेशन, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर कितनी लेंथ में चेंज हुई है। मैं इसके न्यूमेरिकल आपको बुकलेट में मिलेंगे, इसलिए मैं ये एक्सप्रेशन आपको बता दे रहा हूं। This is differential elongation and dl is the differential length. बात समझ आ गई बेटा, पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलो भाई, तो एक हो गया आपके पास बहुत ही सिंपल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, एक मैं आपको स्ट्रेस बताते समय एक छोटी सी बात वहां नहीं बताई कि स्ट्रेस का एक टाइप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी होता है बेटा, जब किसी के वॉल्यूम के अलॉन्ग स्ट्रेस लग रहा हो। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जब मैं टाइप ऑफ स्ट्रेन बता रहा था तो मेरे दिमाग में भी आया कि एक और जो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन है, दैट इज माय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट इज माय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो इट इज चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। दिस इज change in volume per unit original volume, change in volume per unit original volume, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, स्ट्रेन V, इसका मतलब क्या होगा डेल्टा V अपॉन V, ठीक। सिमिलरली जो तीसरा टाइप है, दैट इज माय shear strain, shear strain। अब आप सबने देखा है shear strain कब प्रोड्यूस होता है, जब बॉडी के अंदर क्या हो जाती है बेटा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है, बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग आ जाती है। तो इस ट्विस्टिंग को ना हम मेजर एंगल में करते हैं, ठीक है, इसको हम एंगल में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं तुमको एक शेप बना के इसको समझाता हूं। मान लो ये एक बॉडी का एक फेस है, ये दूसरा फेस है, इनको आपस में ज्वाइन कर दो। अब बताओ इसमें अगर शीयरिंग स्ट्रेस लगानी है तो फोर्स जो होगी वो कुछ ऐसे लग रही होगी इस बॉडी पर, और ऐसे फोर्स लगने की वजह से इसका जो हर एक लेंथ वाला पोर्शन है, ये देखो ये लेंथ यहां से इधर ऐसे जा चुका होगा, ये फेस भी यहां से ऐसे जा चुका होगा, तो ये बेंडिंग यहां से यहां तक ऐसे हो चुकी होगी। सिमिलरली ये वाली चीज भी इधर आगे जा चुकी होगी। मैं फोर्स पहले हटा देता हूं ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो। और ये वाली चीज भी यहां से ऐसे आगे जा चुकी होगी। तो ये पूरी की पूरी शेप ऐसे आगे की तरफ चली गई होगी। क्या समझ आ रहा है? मैंने बाद की जो शेप बनाई है, मैं डॉटेड से बाद की शेप बना देता हूँ। एक दो मैंने बिना डॉटेड बना दिया। देखो ये बात है ना कि जब फोर्स ऐसे लग रही होगी, इसके ऊपर में ऐसे फोर्स लग रही होगी, तो ये चीज आगे की तरफ खिसक जाएगी, ये वाला आर्म इधर की तरफ चला जाएगा, ये भी इधर की तरफ चला जाएगा। तो जो ऊपर का फेस यहाँ था ये थोड़ा आगे चला जाएगा। सिमिलरली ये इधर वाली साइड भी हो जाएगा, ये वाली लेंथ भी यहाँ से थोड़ी आगे चली जाएगी, ये वाली लेंथ भी यहाँ से थोड़ी आगे चली जाएगी, और ये भी आगे की तरफ सारा का सारा खिसक जाएगा। तो ये पूरी की पूरी शेप जो है वो सारी की सारी आगे की तरफ ऐसे खिसक जाएगी, और ये देखो ऐसे एंगल में मेजर होगा ये वाली चीज। समझ आ रही है बात?
एक और एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही बेटा? यस सर आ रही है। बढ़िया बढ़िया। तुम लोग बीच में आवा नहीं करते हो तो मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही मेरी। तो ये सिलेंडर है और इसके ऊपर यहाँ मैं फोर्स जरा बना दूं यार, ये ऐसे फोर्स लग रही होगी। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर ऐसे फोर्स F लगाई तो क्या होगा, ये सिलेंडर वाले भाई साहब इधर की तरफ ऐसे चले जाएंगे। देखो तो सही है गलत है? यस सर। आ रही बात सबको समझ? तो ये देखो, ये जो एंगल है ना, ये बताएगा कितनी बेंडिंग हुई है। जैसे इसकी थोड़ी बेंडिंग कम होती तो एंगल कम होता, बेंडिंग ज्यादा हो गई तो ज्यादा बेंड हो गया। तो ये बेंडिंग शियरिंग स्ट्रेन को बताने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। शियरिंग स्ट्रेन विल बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एंगल। shearing strain will be measured in the form of angle। इसको हम एंगल के फॉर्म में मेजर करेंगे, ठीक है? तो it is defined as the angle थीटा, और उसको किस में मेजर करना? तो इन रेडियन मेजर करना। एंगल को हम रेडियन में मेजर करेंगे। थीटा इन एंगल थ्रू which a face originally perpendicular to the fixed face, a face originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force. On applying tangential deforming force। जैसे ही आप टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो ये कितना बेंड आउट हुआ है, इस चीज को हम मेजर करेंगे यहाँ पर, है ना? और इस चीज को मेजर हम जो करेंगे उसको हम शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे या शियरिंग स्ट्रेन कहेंगे, सॉरी शियरिंग स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है? तो अगर तुम मैथमेटिकली देखो तो ये अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, इस डायग्राम में देखो, और ये जो चेंज हुआ दिस इज माय डेल्टा L, ठीक है? तो हम शियरिंग स्ट्रेन को लिखेंगे, एंगल बिकॉज छोटा होता है इसके अंदर में, तो शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा और इट विल बी मेजर इन द टेन ऑफ टेन थीटा। और इस ट्रायंगल में देखो जरा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, आप सामने देखो, इस ट्रायंगल के अंदर में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? जल्दी बोलो, इस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल। वेरी गुड। तो इस ट्रायंगल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या था? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, है ना? सो दिस इज वन पैरेलल प्लेन एंड दिस इज अनदर पैरेलल प्लेन एंड it is get relatively displaced. So delta L what is? It is the relative displacement between two parallel planes. And what is L? L is the distance between the two planes. तो delta L by L को मैं theoretical तरीके से भी लिख देता हूँ, किसको आप स्ट्रेस शेयरिंग को मैथमेटिकली क्या कह सकते हो? relative displacement between two parallel planes upon distance between parallel planes. Upon distance between parallel planes, ठीक है? तो ये एक बात हो गई। अब तो ये हमने शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में आपसे सारी बात कर ली, ठीक है? तो यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई हो तो तुम पूछ सकते हो। एक छोटी सी बात और मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, ठीक है? सर ऊपर कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी।
सर और ऊपर। तो थोड़ा सा और। यस सर। लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। दो छोटी छोटी बातें और बता देता हूं, एक बड़े ध्यान से सुनना, नोट करके कुछ पॉइंट। पहली बात, जब कभी भी शीयरिंग स्ट्रेन लगेगा तो वहां पे कभी भी चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। ठीक है, शीयरिंग स्ट्रेन कभी भी वॉल्यूम को चेंज नहीं करता होता, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अलग चीज होती है। शीयरिंग स्ट्रेन की वजह से बस बॉडी की शेप में डिस्टॉर्शन आएगा, बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी, बॉडी की शेप बदल जाएगी, लेकिन कभी भी शीयरिंग स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये बात समझ रखे रखना। तो अ शीयरिंग स्ट्रेन will not cause any change in volume. It will only distort or change the shape of body, not size. शेप को चेंज करेगा, साइज को नहीं। ओनली शेप ऑफ बॉडी, नॉट साइज, क्योंकि साइज चेंज हो जाएगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। शेप ऑफ बॉडी, नॉट साइज। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा तुम्हें एग्जांपल मैं तुमसे पहले पूछता हूं और तुम मुझे इसका आंसर देना। मान लो तुमने एक बर्तन को लिया, कोई एक बर्तन ले लिया, ठीक है, और उस बर्तन को तुमने चूल्हे पे चढ़ा दिया, हीट करना शुरू कर दिया। क्या बहुत देर तक अगर आप चूल्हे पे बर्तन को रख दोगे तो बर्तन की शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी? Yes, sir. सबको पता है ना, बर्तन पे चढ़ा के, किसी भी बर्तन को अगर चूल्हे पे चढ़ा के छोड़ दोगे तो उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्या उसके अंदर में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है? बताओ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या वहां पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है? यस। नहीं हुआ है, वहां पे स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुई है। ठीक है, मैंने तभी ये बात मैंने तुम्हें बताई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था हीट वाला, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है। स्टूडेंट जनरली मिसअंडरस्टूड करता है कि किसी की शेप अगर किसी की वजह से भी बदल गई होगी तो वहां पे स्ट्रेन हुआ होगा। आप सबको मैंने एक बात शुरू में बोली थी कि स्ट्रेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस। बोला था मैंने कि स्ट्रेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस। जब आप किसी चीज को चूल्हे पे बिठा के गर्म करके उसकी शेप को अगर चेंज करते हो तो वहां पे डायमेंशंस जरूर बदली है, बट वहां पे स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब हीट हो रहा है तो जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके बीच में कोई फोर्स सेटअप नहीं हुई, वो अपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। उसकी वजह से वहां पे एक डिस्टॉर्शन आ गई। हीटिंग की वजह से हर एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, और उस काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से वहां पे उसकी शेप चेंज हो गई। बट दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेन। क्या मेरी बात पूरी तरह समझ में आई? क्यों यहां नहीं हो रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर में कोई भी टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस हमने लगाया नहीं है। क्या तुम हीट को फोर्स मानते हो बेटा?
इज हीट इज अ टाइप ऑफ फोर्स और एनर्जी? एनर्जी और स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए या फोर्स चाहिए? सर फोर्स और स्ट्रेन किसका बाय प्रोडक्ट है? स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन होता है ना? Yes. तो क्या हीट करते समय वहां पे स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था? No. उस तरह से स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए वो एग्जांपल ऑफ स्ट्रेन नहीं होगा. सो एनी चेंज in dimension is not an example of strain. ठीक है. For example, ये समझ लो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बताया. If a body is heated to expand, फोर्स वो किसी और पे लगा सकता है, खुद के मॉलिक्यूल पे नहीं लगेगा. Heated to expand, its volume changes. Its volume changes. ठीक है. It acquires a new shape but strain remains 0. देखो तो पूरी बात क्लियर है. तो इसका मतलब क्या होगा? Until and unless, कैसे पता चलेगा भाई कहां पे स्ट्रेन लगना है? तो until and unless internal elastic force या internal molecular force, elastic force operate to or tend to operate to bring the body to the original strain original state, strain नहीं, original state बोलेंगे ना, to the original state, there is no strain. ठीक है बेटा, ये आज के लिए काफी है. इसके आगे की डिस्कशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे. सारी बातें नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो.